हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम जो है वो संधि इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हमने दीर्घ संधि के विषय में अध्ययन किया था और दीर्घ संधि में हमने जो है वो आपका नियम नंबर 1 दीर्घ में आपने नियम नंबर 1 पढ़ा था और मैंने आपको अच्छे से समझाया था और ये बताया था कि जो दीर्घ संधि है वो कहाँ होती है। उसके पश्चात नियम के पश्चात मैंने आपसे कहा था कि जब भी अगली क्लास अपनी होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने उस समय ये बताया था आपको कि अ, ई, उ, री और लृ, इसके पश्चात कोई भी समान स्वर हो, इनके समान स्वर हो, इसके पश्चात यदि अगर इनके समान स्वर हो तो वहां पर आपकी दीर्घ संधि होती है। ये मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था और डिटेल मैंने आपको काफी अच्छे समझाया था कि अ अथवा आ प्लस अ अथवा आ बराबर आ, ये मैं आपको बता चुका था मेरी पिछली क्लास में। ई प्लस बड़ी ई अथवा बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बराबर बड़ा ऊ। ठीक उसी प्रकार री अथवा बड़ी री अथवा बड़ी री बराबर बड़ी री। अंत में मैंने आपको समझाया था बेटाओ कि लृ प्लस लृ जोड़ोगे तो भी बड़ी री होगा और री प्लस लृ को जब आप जोड़ोगे तो भी बड़ी री होगा। ऐसा मैं आपको पिछले वीडियो में पिछले क्लास में आपको बता चुका था और मैंने आपको इनके एग्जाम्पल भी दिए थे। ऊपर वाला नियम नंबर 1 का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। आज उससे आगे हम जो एग्जाम्पल है वो समझते हैं कि हम पढ़ चुके थे, फिर भी देखते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि मुर प्लस अरी, तो बताओ प्लस के पहले र में क्या मिला हुआ है ए, प्लस के पश्चात भी क्या है ए, तो अ प्लस अ को जब आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका आ और ये शब्द बन जाएगा आपका क्या, मुरारी। मुर प्लस अरी बराबर क्या बन जाएगा, मुरारी। ठीक है, जैसे कि महा प्लस आत्मा, तो क्या बन जाएगा बेटाओ, महात्मा। महा प्लस आत्मा बराबर महात्मा। ठीक है, अब हम इस ई वाले के एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। जैसे कि लिखा गया कि हरि प्लस ईश है, तो आप देखोगे कि प्लस के पहले भी ई है और प्लस के पश्चात भी क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो प्लस के पहले भी ई, प्लस के पश्चात भी ई, दोनों समान स्वर है। फर्क इतना सा है, ये आपका ई जो है वो लघु है, यानी छोटा है, और ये वाला ई है जो कैसा है, बड़ा है। ठीक है, लेकिन है समान स्वर, है तो ई एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, किंतु है समान स्वर। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से कोई एक हो तो एक है, इन दोनों में से कोई एक हो तो भी एक है। तो ऐसी स्थिति होने पर आपको जो जोड़ना है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर आपको बड़ी ई का ही प्रयोग कर देना है। तो हरि प्लस ईश है, हरि प्लस ईश को आप जोड़ोगे बेटा हो तो ये बनेगा आपका हरीश है। हरि प्लस ईश को जोड़ोगे क्या बनेगा, हरीश है। विस्तार से थोड़ा सा और समझा देता हूं कि हरि प्लस ईश है, तो देखो यहां पर आप देखोगे तो री में क्या मिला हुआ है, ई। ठीक है, इस री में से ई को हटा दोगे तो र छोटा हो जाएगा, सॉरी र हलंत हो जाएगा, और इधर क्या लिखा हुआ है, ईश है। वापस से देखना, हरि प्लस ईश है,
जब प्लस के पहले आप देखोगे तो लिखा हुआ है री में क्या मिला हुआ है ई को आप हटा दोगे तो र कैसा रह जाएगा हलंत। आप यहां पाओगे कि ये छोटा ई है यानी लघु ई है और ये आपका दीर्घ ई है। तो एक तरफ छोटा ई दूसरी तरफ बड़ा ई, तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे बेटाओ तो आपका ये बन जाएगा बड़ा ई, जैसा कि आपका ये सूत्र कहता है कि इनको जोड़ने पर शेष क्या बचेगा बड़ा ई। तो इधर बचाएगा बड़ा ई, आगे लिखा हुआ है बेटाओ हर, पीछे क्या बचा अभी ई प्लस ई के स्थान पर तो बड़ा ई हो गया, पीछे क्या बचा केवल शह। अब आप इनको सबको जोड़ दो तो है, अब र में बड़ी मिलाओ तो क्या बना री, फिर अंत में क्या बचा शह, तो क्या बन गया रे बेटाओ हरीशह। और इस प्रकार से आपका हरीश जो शब्द है वो निष्पन्न होता है। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूं, हालांकि मैंने आपको पिछली क्लास में इस अ के बारे में भी आपको डिटेल से समझाया था। अब अन्य उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे कि लिखा गया है कि कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। आप यहां पाओगे कि यहां पर कवि में जो वी है कि आपको मात्र केवल दो ही वर्णों को देखना है, एक तो प्लस के ठीक पहले वाले वर्ण को और एक प्लस के ठीक पश्चात वाले वर्ण को। आपको मात्र इन दो ही वर्णों को देखना है। आप देखोगे और पाओगे कि प्लस के ठीक पहले जो वी है उस वी में बेटा छोटा ई है, इधर भी क्या है छोटा ई, यानी इधर भी लघु ई इधर भी लघु ई, तो ई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ई। तो आपको सीधे जोड़ देना है, तो अब इस ई में और इस ई इन दोनों को आप जब जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बेटा बड़ी ई, और ये क्या बन जाएगा कविंद्र, क्या बन जाएगा आपका कविंद्र। ठीक उसी प्रकार परि प्लस इक्षा, परि प्लस इक्षा, इधर प्लस के पहले लघु ई प्लस के पश्चात दीर्घ ई, तो छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या बन जाएगा बड़ी ई। तो आप ठीक इसी क्रम से आपको जोड़ना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो ये मैंने डायरेक्ट बना दिया, आपको बेटाओ इस क्रम से है धीरे 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 अभ्यास के माध्यम से बनाना। इस क्रम से आप जब बनाओगे तो आप डायरेक्ट जोड़ना सीख जाओगे। तो परि प्लस इक्षा जब आप इसको जोड़ोगे तो प्लस के पहले छोटी ई इधर बड़ी ई, तो ई प्लस ई बराबर क्या बन जाएगा आपका दीर्घ यानी बड़ी ई बन जाएगा, और ये शब्द बनेगा आपका क्या बैठाओ परीक्षा। यदि आप पहली बार संधि पढ़ रहे हो तो सीधा ना जोड़े, आप इसे स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से इस क्रम से जोड़े ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो परि प्लस इक्षा बराबर क्या बन गया बेटाओ परीक्षा। ठीक उसी प्रकार आपका बनेगा श्री प्लस ईशः, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटाओ श्रीशः। ठीक उसी प्रकार आप नदी प्लस ईशः जोड़ोगे तो क्या बनेगा नदीशः, क्या बन जाएगा नदीशः। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जो ये है ई वाले जो है एग्जाम्पल, वो ई वाले नियम के जो एग्जाम्पल है वो समाप्त होते हैं। अगले में हम देखते हैं भाई अब ऊ वाले एग्जाम्पल देखो आप। इसका नियम था नंबर 3 कि ऊ अथवा बड़ाऊ, ऊ अथवा बड़ाऊ बराबर बड़ाऊ, ये आपका नियम नंबर 3 था दीर्घ संधि का। तो आप देखो रे भाई लिखा गया है भानु प्लस उदय, तो आप यहां देखोगे बेटाओ कि प्लस के पहले छोटा ऊ है, यानी इसको आप अलग कर दो तो भान, इधर क्या हुआ है छोटा ऊ है, इधर क्या लिखा हुआ है उदय। ये तो शायद समझ में आ गया होगा। नू में से ऊ को हटा दोगे तो न कैसा रह जाएगा हलंत। अब आप पाओगे कि ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो इन दोनों के स्थान पर बेटा हो जाएगा बड़ा ऊ। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है भान, पीछे क्या लिखा हुआ है बेटा होगी इन दोनों के स्थान पर तो हमने कर दिया बड़ा ऊ, तो पीछे क्या लिखा हुआ है रे भाई, पीछे लिखा हुआ है दया,
पीछे क्या लिखा हुआ है, दय। अब आप जोड़ दो आराम से, तो बेटा हो भा न। अब इस न में बड़ा ऊ जोड़ो तो क्या बन जाएगा, भानु। अंत में क्या है, दय है। अब आपका जो रूप है वो निष्पन्न हो जाता है, क्या, भानुदय। कि भानु प्लस उदय है, इसको जब आप जोड़ते हो तो आपका ये रूप निष्पन्न हो जाता है भानुदय। उन्हें कह रहा हूं जिन बालकों को संधि का अभ्यास नहीं है तो वह बालक सबसे पहले इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चले। इस प्रकार से जब आप हल करोगे तो आपके सारे एग्जाम्पल सही होते हुए चले जाएंगे और आप पाओगे सने सने आप सीधे डायरेक्ट जोड़ सकते हो वो अभ्यास के माध्यम से। ठीक है, तो पुनः भानु प्लस उदय, नो में क्या मिला हुआ है, ऊ। जब ऊ को हटा देंगे तो न कैसा रह जाएगा, हलंत। और इधर क्या लिखा हुआ है, उदय, तो ऊ प्लस ऊ बराबर बेटा क्या बनेगा, बड़ा ऊ। इधर क्या लिखा हुआ है, भान, इधर बड़ा ऊ, और लास्ट में बचा क्या, दया। जब आप भा का तो भा लिख दिया, न में बड़ा ऊ को जोड़ा तो बड़ा बना भानु, और अंत में दया, सबको मिला दिया तो शब्द क्या बन गया आपका, भानुदय। ठीक है, अब अगला जो एग्जाम्पल है वह आपका सु प्लस उक्ति। अब सीधा जोड़ सकते हो आप, तो बताओ सु में क्या मिला हुआ है, छोटा ऊ। इधर क्या लिखा हुआ है, उक्ति में प्रारंभ में क्या है, आपको सिर्फ दो ही वर्ण देखने, प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद। इनसे आपको कोई लेना देना नहीं है, प्लस के ठीक पहले और प्लस के ठीक बाद, सिर्फ इन दो ही वर्णों को आपको देखना है। तो प्लस के ठीक पहले है आपका ऊ, छोटा वाला, प्लस के पश्चात भी आपका छोटा ऊ है, तो ऊ प्लस ऊ को जब आप जोड़ोगे बेटाओ तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सु प्लस उक्ति को जब आप जोड़ोगे तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा और ये शब्द बन जाएगा आपका सूक्ति। सु प्लस उक्ति बराबर सूक्ति। ठीक उसी प्रकार विष्णु प्लस उदय। अब आप यहां सीधे जोड़ सकते हो, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और ये बन जाएगा आपका बेटाओ विष्णुदय। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चमू प्लस ऊर्जा। अब आप पाओगे कि एक तरफ बड़ा ऊ, दूसरी तरफ भी बड़ा ऊ, यानी प्लस के ठीक पहले दीर्घ ऊ, दीर्घ को हम बोलते हैं बड़ा और लघु को बोलते हैं हम छोटा। तो प्लस के पहले भी बड़ा ऊ और प्लस के पश्चात भी बड़ा ऊ, तो इन दोनों के स्थान पर बेटा बड़ा ऊ ही रह जाएगा, यानी आपका दीर्घ ऊ ही रह जाएगा, और ये शब्द आपका बन जाएगा क्या, चमूर्जा। चमू प्लस ऊर्जा बराबर चमूर्जा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नियम लेते हैं, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है आपका री अथवा बड़ी री प्लस री अथवा बड़ी री बराबर बड़ी री। ठीक है बेटाओ, तो जैसे कि मैंने लिखा पितृ प्लस ऋणम। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं संधि जब भी करो सीधा मत जोड़ो, क्योंकि आपका अभ्यास नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो। आप देखोगे कि प्लस के आपको सिर्फ ठीक पहले वाला वर्ण और ठीक पश्चात वाला वर्ण ही आपको देखना है। तो आप देखोगे कि यहां त्रि में क्या मिला हुआ है, री। जब इस री को अलग कर देंगे तो तय कैसा रह जाएगा, आधा। पीछे क्या लिखा हुआ है भैया, पीछे लिखा हुआ है ऋणम, पीछे क्या लिखा हुआ है, ऋणम। अब आप देखोगे कि री प्लस के पहले री और प्लस के पश्चात भी री, तो बेटा री प्लस जब री को आप जोड़ते हो तो आपका बनता है बड़ा री, यानी दीर्घ री। तो इसलिए यहां पर जब इस री प्लस री को आप जोड़ोगे तो आपको दोनों के स्थान पर बड़ी री कर देना है। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि भैया एक बार जब आप करते हो तो छोटी री,
और जब इसके नीचे जब 2 बार कर देते हो तो वो कहलाती है आपकी दीर्घ री यानी बड़ी री। तो इस री प्लस री के स्थान पर आपको बड़ा री कर देना है। आगे आपका शब्द बचा पीत, त हलंत रहेगा। अंत में क्या लिखा भैया, ऋणम। अंत में क्या है, ऋणम, क्योंकि री और इस री दोनों के स्थान पर तो ये परिवर्तन हो चुका है, इसलिए अंत में क्या बचा हुआ है, ऋणम। अब जोड़ दो आप, तो पी का तो पी, त, अब त में बड़ी री आपको जोड़ना है। मैंने बताया था छोटी री के लिए आपको सिर्फ 1 बार करना है और बड़ी के लिए आपको 2 बार करना है। तो पितृ, अंत में बचा क्या, ऋणम। तो ये शब्द आपका जो है वो निष्पन्न होता है, कौन सा, पितृणम। यानी पितृ प्लस ऋणम, जब आप इसका संधि करते हो, जब आप इसको जोड़ते हो तो शब्द आपका बनता है कौन सा, पितृणम। ठीक उसी प्रकार होत्री प्लस ऋकार, होत्री प्लस ऋकार। तो देखो अब आप सीधे जोड़ सकते हो, ठीक है, पर पहले जिन बालकों को समझ में नहीं आया वो उसी स्टेप बाय स्टेप के माध्यम से जोड़े। जिनको समझ में आ गया वो सीधा जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट कैसे जोड़ना है, तो देखो आपको कुछ नहीं करना, होत्री, इधर भी री इधर भी री प्लस री बराबर बड़ी री, इसलिए आपको बड़ी री कर देना है। तो होत्री, इस री और इस री के स्थान बड़ी री हो गया। अंत में क्या बचा बेटा, कार है। तो होत्री प्लस ऋकार बराबर ये जो शब्द आपका वो बनेगा क्या, होत्रीकार। ठीक उसी प्रकार होत्री प्लस ऋषि, होत्री प्लस ऋषि। तो यहां पर भी आप पाओगे और देखोगे कि त्रि में छोटा री है और इधर ऋषि में भी छोटा री है। तो लघु री प्लस लघु री यानी छोटा री प्लस छोटा री बराबर क्या बन जाएगा, बड़ा री। तो कुछ नहीं करना, ये सबसे सरल एग्जाम्पल है कि इस प्रकार से आपने लिख दिया, पहला शब्द जैसा लिखा उसको वैसे वैसे लिख दो। अब आपको इन दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन करना है, बड़ी री। तो आपने बेटा कर दिया इसको बड़ी री। अंत में क्या लिखा हुआ है, शी, क्योंकि ये और ये इन दोनों के स्थान पर बड़ी री हो चुका है, इसलिए अंत में शेष क्या बचा, सी। तो आपका ये बन गया होतृषि। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये नियम नंबर जो 4 है वह भी समाप्त होता है। प्लस के पहले दोनों में से कोई भी री हो, चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, प्लस के पश्चात भी लघु अथवा दीर्घ दोनों में से कोई सा भी री हो, तो इन दोनों के स्थान पर आपको बेटा हो दीर्घ री कर देना है। अब बात करते हैं हम नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 मैंने आपको समझाया था कि री प्लस ली बराबर भी आपको बड़ी री कर देना है। ये मैं पिछली क्लास में स्पष्ट कर चुका था, फिर भी एक बार कर देता हूं, पुनः कर देता हूं। आपके मन में शंका होगी साहब ये तो दोनों वर्ण ही अलग अलग है, एक तरफ तो री दे रखा है एक तरफ लिर दे रखा है, तो इन दोनों की संधि कैसे करें। तो बेटा ऐसा है कि ये जो री है और ये जो ली है, इन दोनों वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है रे भाई। कौन सी संज्ञा, सवर्ण संज्ञा। अब सवर्ण संज्ञा साहब ये क्या चीज है, हमारे समझ में नहीं आया। अरे भाई सवर्ण संज्ञा का मतलब ये है कि इस री को और इस ली को, इन दोनों को समान वर्ण माना जाता है। कौन सा वर्ण माना जाता है, समान वर्ण। री और ली इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है, इस कारण से री और ली इन दोनों को समान वर्ण माना जाता है। समान का मतलब समझ गए, समान का मतलब हो गया कि री और ली ये दोनों एक ही वर्ण माने जाते हैं, ये दोनों समान वर्ण माने जाते हैं, असमान वर्ण नहीं माने जाते हैं, अलग वर्ण नहीं होते हैं। ये परस्पर कैसे वर्ण होते हैं, समान वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जब ये री और ली इन दोनों को परस्पर सवर्ण यानी समान वर्ण मान लिया गया, तो इसलिए बेटा इस ली का तो दीर्घ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो जब इस ली का दीर्घ नहीं होता तो फिर दीर्घ किसका माना गया, इस री का,
क्यों? क्योंकि दोनों समान वर्ण है, समान वर्ण होने के कारण इसका दीर्घ मान लिया गया। इसलिए री प्लस री को जब भी आप जोड़ोगे तो शेष क्या बचेगा? बड़ी री। ठीक है, जैसे कि होत्री प्लस द्विकार है, तो आप यहां देखोगे प्लस के पहले री है, इसको आप होत्री प्लस द्विकार है, क्योंकि त्रि में से री को हटा दिया था, हलंत हो गया। अब हमको सिर्फ दो ही वर्णों से मतलब है, प्लस के पहले वाले से और प्लस के बाद वाले से। प्लस के पहले तो री, प्लस के पश्चात ली। अब बेटा आपको पता होगा री प्लस ली को जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? बड़ी री। इसलिए आपने कर दिया इन दोनों के स्थान पर बड़ी री। आगे क्या लिखा हुआ है? होता कि हलंत है, पीछे इन दोनों के स्थान पर तो ये आ ही चुका है, पीछे शेष क्या बचा? कार है। पीछे शेष क्या बचा? कार है। अब जोड़ दो, हो तय में बड़ी री को जोड़ दो, दो बार करने पर बड़ी री, तो होत्री, अंत में शेष क्या बचा? कार है। तो आपका ये शब्द जो है वो निष्पन्न हो गया, ये संपन्न होता है शब्द कौन सा? होत्रिकार। ठीक उसी प्रकार गमद्री प्रसरिकार बराबर भी गमद्रिकार। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपकी जो ये है दीर्घ संधि वो समाप्त होती है। अब बात होती है साहब कि हमने जोड़ना भी सीख लिया, साहब पहचान कैसे करें कि साहब जुड़े हुए शब्द में ऐसी कोई पहचान हो कि जिसे देखने मात्र से हमको पता चल जाए कि यहाँ पर साहब ये फला संधि होती है। तो बेटा वो सब संधियों की पहचान होती है। इसलिए दीर्घ संधि की सबसे अच्छी पहचान क्या है? तो दीर्घ संधि की पहचान ये है कि यदि अगर शब्द के मध्य में यदि शब्द के मध्य में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री दिखाई दे, यदि शब्द के मध्य में इन चार वर्णों में से कोई भी एक वर्ण आपको दिखाई देता है तो आप वहां पर निसंकोच दीर्घ संधि कर सकते हो। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, इनमें से आपको कोई भी वर्ण यदि दिखाई दे तो आप वहां पर संधि कौन सी कर सकते हो? वहां पर आप दीर्घ संधि कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, जैसे कि मुरारी, तो शब्द के मध्य में, मध्य मतलब बीच में, यहां बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आ। जैसे कि महात्मा, तो महात्मा, महात्मा में बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? आ। जैसे कि हरीश, तो हरीश में बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी ई। जैसे कि कविंद्र, तो कविंद्र में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी ई। ठीक है, जैसे कि परीक्षा, परीक्षा में शब्द के मध्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी ई। श्रीशः क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी ई। ठीक है, उसी प्रकार शब्द के मध्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा ऊ। यहां पर भी शब्द के मध्य में बड़ा ऊ, यहां पर भी शब्द के मध्य में क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा ऊ। ठीक उसी प्रकार शब्द के मध्य में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी री। तो जहां पर भी किसी भी संधि युक्त शब्द में, किसी भी संधि युक्त शब्द के मध्य में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ी री दिखाई दे तो आप निसंकोच वहां पर दीर्घ संधि कर सकते हो। अब इसके पश्चात हम दूसरी संधि पढ़ते हैं, कौन सी? यण संधि। यण संधि, यण संधि क्या कहती साहब? इसका सूत्र है इको यणची। यण संधि का, यण संधि विधायक जो सूत्र है वो है आपका इको यणची। मैंने आपको पहले भी कहा था, चाहे परीक्षा कक्षा 10 की हो, चाहे परीक्षा कक्षा जो रीट की हो, अपने जो रीट की एग्जाम पर जो चल रही है, चाहे उसकी परीक्षा हो, किसी की परीक्षा क्यों ना हो, आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया लिखा हुआ है यण, यण संधि, सूत्र लिखा हुआ है इको यणची। इस सूत्र में ही, सूत्र के मध्य में यण आ रहा है, इसलिए आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। पूछेगा कि साहब यण संधि कौन सूत्र करता है, तो सूत्र के मध्य में दे रखा है यण, इको यणची। ठीक है,
इससे आगे बात करते हैं साहब यण संधि होती कहाँ है। तो यह सूत्र तो आपका यण संधि विधायक सूत्र है, यानी यण संधि कौन सा सूत्र करता है, तो यण संधि सूत्र करता है कौन सा, इको यणची, इसे आप यण संधि विधायक सूत्र कहते हो। ठीक है भाई। अब बात आती साहब यण संधि होती कहाँ है। तो बेटाओ इसके लिए कहा गया है कि यदि अगर प्लस के पहले, किसके पहले, प्लस के पहले यानी प्रथम पद के अंत में ई अथवा उ अथवा री अथवा ली हो, यदि प्लस के पहले ई उ री और ली इनमें से कोई एक वर्ण हो तथा प्लस के पश्चात असमान स्वर हो, तथा प्लस के पश्चात कौन से स्वर हो, असमान। ध्यान रखना, दीर्घ संधि में समान स्वर होना चाहिए और आपकी यण संधि में असमान स्वर होना चाहिए। तो असमान स्वर हो तो वहां आप कौन सी संधि कर सकते हो रे भाई, यण संधि। तो वहां पर आप यण संधि कर सकते हो। ई उ री और ली इसके पश्चात यदि अगर असमान स्वर हो तो वहां यण संधि होती है। समान स्वर होने पर दीर्घ संधि, असमान स्वर होने पर कौन सी, यण संधि। ठीक है। तो ई उ री ली इन चारों में से कोई एक वर्ण प्लस के पहले हो और इनके पश्चात इनके असमान स्वर हो तो संधि कौन सी करनी है आपको, यण संधि। और परिवर्तन क्या होगा बेटाओ, तो भैया इस ई के स्थान पर तो होगा यह परिवर्तन, इस ई के स्थान पर यानी ई तो हट जाएगा, यानी ये वाले वर्ण हटेंगे तो ई हटेगा, ई के स्थान पर क्या आदेश होगा, यह। ठीक उसी प्रकार उ हट जाएगा और उ के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, वह। ठीक उसी प्रकार री हट जाएगा और री के स्थान पर र आदेश हो जाएगा और ली हट जाएगा और ली के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, ल। पुनः प्लस के पहले यदि ई उ री ली में से कोई एक वर्ण हो और प्लस के पश्चात इनके असमान स्वर हो तो वहां संधि कौन सी होगी, यण संधि। परिवर्तन क्या होगा, ई के स्थान पर यह, उ के स्थान पर वह, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल। ये आपके आदेश हो जाते हैं, ये वर्ण हट जाएंगे और इनके स्थान पर ये वर्ण आ जाते हैं। इसे ही हम यण संधि कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इति प्लस आदि, तो आप यहां पर अलग करके देख लो। प्लस के पहले क्या है, ती में से ई को हटा दो बेटा हो तो त कैसा रह जाएगा, आधा, यानी हलंत। त कैसा रह जाएगा, हलंत। तो त ई हो गया, अंत में क्या लिखा हुआ है, आधी। अंत में क्या है, आदि। अब प्लस के पहले, ठीक प्लस के पहले और प्लस के पश्चात आपको सिर्फ दो ही वर्णों को देखना है। प्लस के पहले चारों में से कोई एक होना चाहिए तो ई आ रहा है, प्लस के पश्चात असमान स्वर होना चाहिए तो ई के पश्चात क्या आ रहा है, ए। तो असमान है कि असमान है, असमान, क्योंकि ई के बाद यदि ई आता तो समान होता। ई के बाद ई को छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आ रहा है, इसका मतलब वह कैसा है आपका, वह आपका असमान स्वर है। तो ऐसी स्थिति पर आपकी संधि कौन सी होगी, यण संधि। परिवर्तन क्या करना है आपको, तो बेटा परिवर्तन ई के स्थान पर आपको कौन सा आदेश कर देना है, यह। तो ये ई का तो ई रह गया, त कैसा रह गया, आधा। ई के स्थान पर यह, पीछे क्या लिखा हुआ है, आधी। पीछे वाले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दीर्घ संधि में दोनों ही हटते थे, प्लस के पहले वाला भी हटता था, प्लस के पश्चात वाला भी हटता है। किंतु यण संधि के अंतर्गत हमको सिर्फ प्लस के पहले वाले को हटाना है, बाद वाले को नहीं हटाना। अब जोड़ दो साहब, ई त कैसा, आधा, हलंत, क्योंकि पीछे कोई भी स्वर नहीं है। पीछे स्वर नहीं है तो ये त आपका आधा ही लिखा जाएगा। तो ये आदत है, यह में क्या मिलाओगे आप, आ। तो यह में आ मिलाओगे तो क्या बन जाएगा, या। और अंत में क्या लिखा हुआ है, दी, तो क्या बन गया आपका, इत्यादि। इति प्लस आदि बराबर क्या बन जाएगा आपका, इत्यादि। ठीक उसी प्रकार सु प्लस आगतम,
अलग करके देख लो भाई। सु समय क्या मिला हुआ है उ, पीछे क्या लिखा हुआ है आगतम। अब प्लस के पहले क्या आ रहा है उ, प्लस के पश्चात क्या आ रहा है आ, तो भैया इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए तो उ आ रहा है। पीछे असमान स्वर होना चाहिए तो पीछे असमान स्वर है, आगतम का आ समान नहीं है असमान है, तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा वह। तो आपको कुछ नहीं करना है, यह स आधा का आधा रह जाएगा, उ के स्थान पर आपको परिवर्तन कर देना है वह। पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ बेटा वो आपका आगतम। अब जोड़ दो, यहाँ स के पश्चात कोई भी स्वर नहीं है, व्यंजन है, व्यंजन होने पर स कैसा रह जाएगा आधा ही रह जाएगा, तो ये आधा से इस प्रकार से लिखते हैं। वह में क्या जोड़ना है आपको आ, तो ये आ क्या बन गया वाह। पीछे क्या लिखा हुआ है गतम, तो गतम, तो शब्द आपका संपन्न हो गया कौन सा स्वागतम। ठीक है, तो इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। एक एग्जाम्पल और देखेंगे। ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा। ठीक है बेटाओ, पितरी प्लस आज्ञा, क्योंकि आप जब त्रि में से री को हटाओगे तो त कैसा रह जाएगा हलंत, तो त कैसा रह जाएगा हलंत। तो इस री के स्थान पर आपको परिवर्तन कर देना है र। आगे बचा क्या बेटाओ त, पीछे क्या लिखा हुआ है आज्ञा, पीछे क्या लिखा हुआ आज्ञा। अब आपको पता होना चाहिए कि त और र इन जब दोनों को जोड़ा जाता है तो इनके वर्ण संयोजन से इस त्र शब्द का निर्माण होता है। त्र वर्ण का क्या होता है निर्माण, यानी त और र को जोड़ने पर त्र बनता है। तो इस प्रकार से त उस र को जब जोड़ोगे आप तो बेटा ये बन जाएगा त्र। पीछे इन दोनों को जोड़ने पर त्र बन गया, पीछे क्या लिखा हुआ आज्ञा, तो हमने लिख दिया आज्ञा। अब जोड़ दो साहब, त्र में आ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा त्रा क्या। तो पितृ प्लस आज्ञा, इसको जब आप जोड़ोगे तो शब्द का निर्माण आपका क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। ठीक है, पुनः एक बार देख लो, पितृ प्लस आज्ञा, त्रि में से री को हटाया आपने तो तय कैसा बचा हलंत। ठीक है भाई, अब इधर री है इधर आ है तो असमान स्वर है, तो असमान स्वर होने के कारण री के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा र। ठीक है, तो पी त र प्लस आज्ञा। अब त प्लस री को जोड़ने पर क्या बन जाएगा आपका त्रय, तो त प्लस री को जोड़ने पर हमने क्या बना दिया त्रय। इधर क्या लिखा हुआ आज्ञा, तो इसको जब आप जोड़ोगे तो शब्द बन जाएगा आपका पित्राज्ञा। अब ठीक इसी प्रकार इसी एक शब्द से आप अनेक शब्द का निर्माण कर सकते हो। बस मातृ प्लस आदेश, मातृ प्लस आदेश, तो आप इसे सीधे डायरेक्ट भी बना सकते हो कि जब भी आपको यण संधि करनी है तो उस यण संधि में आपको क्या करना है, उस यण संधि में आपको स्त्री के स्थान पर सीधे त्र कर दो, स्त्री के स्थान पर क्या कर दो त्र। ठीक है, तो स्त्री के स्थान पर हम क्या कर देंगे त्र, और त्र में जोड़ दो क्या आ देश, क्या बन गया मात्रा देश। जब भी यण संधि करो तो यह सबसे अच्छा फॉर्मूला है कि त्रि के स्थान पर क्या कर दो त्र। जैसे कि भातृ प्लस अनुमति, यण संधि करनी है क्योंकि त्रि में री मिला हुआ है, पीछे असमान स्वर है, तो सीधे स्त्री के स्थान पर क्या कर दो त्र, तो भात्र। अब त्र कैसा रहेगा इसमें आधा, पीछे क्या लिखा हुआ है अनुमति, तो त्र में मिल गया तो त्र कैसा हो गया पूरा, पीछे नुमति, तो शब्द बन गया आपका भात्रानुमति। शब्द क्या बन गया भात्रानुमति। ठीक है बेटाओ, तो इस प्रकार से यण संधि का अभी एक नियम और शेष बच रहा है, लेकिन समय के अभाव में आज ही क्लास में हम उसके विषय में अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम
उस बचे हुए शेष एक नियम के विषय में अध्ययन करेंगे।